कैंसर के बारे में, राइट है। तो ये कल का खत्म है। अब देखिए कैंसर क्या होता है, कैंसर किसे कहते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देके समझिए। हाँ बोलिए। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति एक्स है जो एड्स से पीड़ित है, यानी ही इज इन्फेक्टेड विथ एड्स। तो अगर कोई वाई व्यक्ति इसको छू ले तो उसको कैंसर, उसको कोई भी एड्स नहीं होगा। इस व्यक्ति को जो ये हेल्दी, इस व्यक्ति को एड्स होने की संभावना स्पर्श कर लेने से नहीं होगी, स्पर्श कर लेने से नहीं है। आई बात समझ में? कब है, कल समझाया मैंने कि इसका ब्लड किसी हेल्दी व्यक्ति को चढ़ा दिया गया और उसका जांच नहीं हुआ, या इसको किसी दवा से इंजेक्शन दिया गया और वही इंजेक्शन किसी हेल्दी को लगा दिया गया, या फिर ये अगर मेल है और ये किसी हेल्दी फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है तब होगा, या अगर ये फीमेल है और यह किसी स्वस्थ व्यक्ति से सेक्सुअल रिलेशन बना रही है तो होगा, या फिर इसने संतान जन्म दे दिया तो उसकी प्लेसेंटा से उसके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वजह है जिससे कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को एड्स हो सकता है। आपको समझाया था मैंने, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो 10 बार पूछिए क्या कहना। अगर कोई व्यक्ति एड्स हो गया है तो कल मैंने आपको पहली बात इसी को कहा, यही चीज आपको जब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत डिटेल करके बताए थे, बट आप नहीं, आपको याद है तो आप फिर सुन लीजिए। देखिए एड्स का मतलब ही होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए पहली बात तो यही समझ लीजिए कि ये एक सिंड्रोम है। हमने कल कहा कि बेटा ये रोग नहीं है, दरअसल शरीर में किसी भी चीज की कमी आ जाती है तो उसे रोग कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में देखो तो ये रोग नहीं है। एक्चुअल में शरीर एक ऐसी हालात में चला गया है। देखिए एक बात आप सुने होंगे, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि पुरुष बली नहीं होता है समय होत बलवान। बात को पकड़िए। देखिए इस बात को थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूं। पुरुष बली नहीं होते हैं समय होत बलवान। कोल्हन, कोल एक बिरादरी होती है आदिवासी जातियों में, कोल्हन गायन छीन गए और वही अर्जुन वही बाण। एक वही अर्जुन थे जब एक बार गांडीव पर प्रत्यंचा खींच लेते थे तो शत्रु में दहशत हो जाती थी, और वही अर्जुन गांडीव लिए हुए, यानी भील उनकी गायों को, यानी जिसे भेजा था कृष्ण भगवान ने, उन गायों को छीन ले गए और वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। लोग कहते हैं समय सबसे मजबूत होता है। यही बात को विलियम शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने एक रचना लिखी थी। उस रचना में उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी पर समय सबसे बलवान है और इतना बलवान कोई मेटल भी नहीं है। आप देखना
आप अपने दादा लोगों से पूछना तो कहेंगे कि इस एरिया में कुछ नहीं होता था। तो जहां पहले कुछ नहीं होता था, आज अब वहां पैदावार हो रही है। पहाड़ है, जो पहाड़ पहले विशाल थे, आज और वेदर होते 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 हुए अब वो छोटे हो गए हैं। कभी आप चुनार वाले रोड पकड़ के जाइएगा, सक्तेशगढ़ के लिए, चाहे चुनार मिर्जापुर जाइए, शक्ति नगर जाइए, तो आप देखेंगे सड़क मार्ग से जाएंगे, इधर आपको पहाड़ दिखेंगे और आपको देखकर अंदाजा होगा ये पहाड़ है, देखो कैसा हो गया। कभी वो पहाड़ था जब एकदम घनघोर जंगल हुआ करता था। तो ये किसने बदला? समय। वातावरणिक दशाएं बदलती हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए बड़े विद्वान क्या कह के गए हैं? बड़े विद्वान कह के गए हैं कि आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी और बात बता दूं। देखना, अगर कोई व्यक्ति अधिकारी रैंक का हो या टीचर ही हो, जब तक वो नौकरी में रहता है वो खूब खुशहाल रहता है। जैसे रिटायरमेंट हो जाता है, अब रिटायरमेंट के बाद देखना वो मैक्सिमम 4-7 साल, 8 साल, 5 साल में मर जाएगा। कारण क्या है कि जब वो नौकरी में था तो वह लोगों के बीच घिरा रहता था और वो अधिकारी था तो वो आदेश देता था, लोग उसका पालन करते थे। और जब वो घर में आ जाता है तो जिसने 40 साल नौकरी की उसको आदत पड़ गया है अपने आदेश को मनवाने का। और अगर कोई उसके कहे हुए आदेश का पालन न करे तो ये उसके लिए बहुत बड़ा चोट होता है। इसलिए वो जब घर आ जाता है और घर आ जाने के बाद अगर वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से कहता है जाओ पानी ले आओ, या फलाने आ गए चलो ये करो, तो वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करते करते वो घर वाले भी ऊब जाते हैं उनके आदेश से। क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी जीव है, उसका स्वार्थ है वो मानेगा, स्वार्थ नहीं मानेगा तो बस वही नमस्ते, हम आपको कुछ नहीं समझते। तो वो तो कह के चला गया, लेकिन जिसको कहा उसके ऊपर क्या गुजरी, ये उसको पीड़ा होती है। इसीलिए वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की बातों को कहता है ये करो वो करो, तो उसका लड़का भी कहता है अरे नौकरी से रिटायर भलू तबले यह करत हूं। तो ये जो कह रहे हो उससे उसके पीड़ा क्या गुजर रही है, उसका स्वाभिमान छल नहीं हो रहा है, इससे वो कूढ़ता जाता है, टेंस होता जाता है, बीपी बढ़ती जाती है और ये सब चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जीने के प्रति उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और वही व्यक्ति जिसके एक आदेश पर इतने लोग दौड़ते थे, अब वही व्यक्ति सोचता है कब मर जाए। इसीलिए ऐसा होता है। यानी समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। आपका समय ठीक चल रहा है, इसलिए देहातों में लोग कहते हैं ना भैया समय खराब है इस समय तनी बच बचा के 2 लोग का बात बर्दाश्त करके चलिए। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब वह कम बोलता है। कि कम बोलेंगे, जरूरत भर बोलेंगे तब ठीक रहेगा, नहीं तो ये कभी भी मेरी इज्जत उतार देगा। और कभी भी इज्जत उतारेगा तो उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको बहुत कुछ होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से वो कम बोलने लगता है, चुप होने लगता है और तब वो किसी तरह अपने को मैनेज करता है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद लोग नहीं जी पाते। तो यही हाल हमारे शरीर का है। हमारा शरीर आज युवा हम हो रहे हैं, हमारा शरीर मजबूत बना हुआ है, इम्यूनिटी बढ़ रही है। कल जब हमारे ऊपर आर्थिक समस्याएं खड़ी होंगी, जैसे आज आपको केवल पढ़ना है, खेलना है, खाना है, 3 काम है बस, पढ़ना, खेलना, खाना। आपको कोई टेंशन नहीं कि घर में सब्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, पैसा है कि नहीं है, पैंट फट गई कोई टेंशन नहीं, बाप को बोल देना है पैसा ले आके व्यवस्था करेंगे, मदर को बोल देना खाना दीजिए, हो गया काम खत्म।
लेकिन जब कल आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो ये सब आप ही को करना है। तब खेलना, खाना, पढ़ना कम हो जाएगा और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की तनाव ज्यादा हो जाएगी। तब उस समय आपको एक मित्र की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे लोग की जरूरत होगी जिससे थोड़ी बातें करके अपने तनाव को कम कर ले। समझ गए? तब जरूरत पड़ेगी, उस समय मित्रता शुरू होती है। तो अब जो आपका शरीर एक साथ कई मोर्चे करता है कि खुद को भी एडजस्ट करना है और अपने शरीर से जो परिवार चल रहा है उसको भी एडजस्ट करना है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी एडजस्ट करनी है, तब आपके शरीर में कमजोरी आने लगती है। तब चिंतन के साथ चिंता भी बढ़ता है। चिंतन होना ठीक है, चिंता होना ठीक नहीं है, और तब आपका इम्यूनिटी कमजोर होने लगता है। तो जो आपने कहा ना कि एड्स किस अवस्था में होएगा, तो देखिए जब इनके थ्रू एड का वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV अगर एक हेल्दी व्यक्ति के शरीर में एंट्री मारता है तो वह एंट्री मारने के बाद वो कहाँ काम करता है? इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स यानी लिम्फोइड जो हमारे टिश्यूज हैं उनको ये क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देता है। समझे? और यानी कि जो सुरक्षा वाली व्यवस्था है उसी पर देखना। अब आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हो तो मैं पुनः डिटेल कर देता हूं। गांव में अगर कोई व्यक्ति पैसा वाला है तो वो हमेशा बल का प्रयोग नहीं करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। और वो किसी को क्षति पहुंचाना चाहता है तो देखना वो उसके घर द्वार पर हमला नहीं करता, वह उसके आमदनी के स्रोत पर लात मारता है कि इसके आमदनी का स्रोत कैसे कम किया जाए। तो जब आमदनी के स्रोत कम होने लगते हैं तब उस आदमी का व्यवस्था डैमेज होने लगती है। तो एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति मारपीट नहीं करता, वो बुद्धि इस्तेमाल करके उसके अर्थतंत्र पर ही चोट मारता है। और जब उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है तो वो बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगेगा, गुस्सा होने लगेगा, बार बार व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, परेशान रहेगा। अब वो कभी दूसरे अपने विकास को रफ्तार नहीं दे पाएगा। इसीलिए गांव में जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो हमेशा गांव में रहते हैं लेकिन हमेशा अपना कारोबार गांव के बाहर करते हैं और गांव के व्यक्तियों को कम से कम अपने काम में लाते हैं। क्योंकि गांव के आदमी को काम दोगे तो वो तुम्हारे उस उदारता को न देख करके वो तुम्हारे बारे में उल्टा पलटा 6 लोगों को बताएगा, और किसी दूसरे गांव वाले को दोगे तो वो तुम्हारा गुणगान करेगा और वो तुम्हारे वृद्धि में सहायक होगा। ये सेम चीजें हम सब पे लागू होती हैं। तो इसीलिए बेटा यहाँ जब वो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हमला करता है तो वो लिम्फोइड पर हमला करता है और इनको जब डैमेज करने लगता है तो डैमेज करने से इम्यूनिटी में कमजोरी आने लगती है और इस कमजोरी से यहाँ एक सिंड्रोम पैदा हो जाता है। अब ये देखो कमी नहीं है, क्योंकि कमी होगी तो दवा हो जाएगी, तब उसे सिंड्रोम नहीं कहेंगे, तब उसे डिजीज कहेंगे। तो अब ये एक सिंड्रोम हो गया और ये सिंड्रोम एक लंबे समय तक होने की वजह से अब उस शरीर में एक्वायर हो गया यानी उपार्जित हो गया, और ये उपार्जित का जो लाइफ पीरियड है वह सिंस डेथ तक है। यानी जिस उम्र में, कल मैंने समझाया था इस बात को कि जिस उम्र में हुआ उस उम्र से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ये सिंड्रोम इतनी लंबी अवधि तक एक्वायर रहेगा। इसलिए उसका एड्स जो है वो ठीक नहीं होगा। अर्थात इतनी लंबी समय तक एक्वायर हो जाने से शरीर अब इस दशा में चला गया है कि एक सामान्य भी किसी भी प्रकार के पैथोजेंस के खिलाफ
वो सुरक्षा नहीं बना पा रहा है, इस अवस्था का नाम है एड्स। ये करना। अब क्या दिक्कत है बेटा? तो आप जो पूछे थे तो अब चले कैंसर। बैठ जाइए बेटा, कोई बात नहीं, 2 बार 10 बार जितना उठा दीजिए। तो बेटा कैंसर क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए बड़ा आराम से सुनिएगा ताकि कैंसर के जड़ में समझ में आ सके कि क्या करना है। हम जो मनुष्य लोग होते हैं, हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे शरीर में ग्रोथ होती रहती है, और यह ग्रोथ सुव्यवस्थित ढंग से चले, इसको कंट्रोल करने का काम हमारे शरीर में न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम करता है। न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम करता है। मैं थोड़ा सा और तोड़ता हूं। न्यूरो का मतलब है नर्वस सिस्टम, मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड, समझे? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स बनाती हैं, और इसी हार्मोन्स की जरिए शरीर में जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको हार्मोन की मात्रा बढ़ाकर घटाकर, यानी कि हार्मोन की जो उत्पत्ति है और उससे निकलने वाला जो स्राव है और जो उसकी क्वांटिटी है उसकी मात्रा को बढ़ाकर घटाकर हमारे इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, ताकि शरीर में अधिकता की वजह से कुछ ना हो सके, न्यूनता हो तो भी कुछ ना हो सके, बल्कि यह सुव्यवस्थित रहे ताकि शरीर के हर हिस्से का डेवलपमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी के तहत चल सके। और ये सब में कब जो है इस कंट्रोल में हेल्प करता है नर्वस सिस्टम। जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए, आप अभी काम कर रहे हैं, लगातार काम करते 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 जब ऊर्जा की कमी होती है तो नर्वस आपको सूचना देता है कि भैया भोजन चाहिए। तो आप कहते हो भाई अब थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, अब हम लोग थोड़ा टिफिन कर लें चाहे लंच कर लें, तो फिर काम में लगते हैं, राइट है? तो ये सूचना नर्वस ने आपको दिया। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो हो रही थी उसमें एनर्जी की कमी थी, ये सूचना नर्वस ने दिया, और अब उसने एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया कि नहीं भाई ब्रेक दीजिए हमको। उसने आपको हंगर सेंटर को एक्टिवेट किया, जिससे इच्छा जागृत किया कि भाई खाना लीजिए, पानी लीजिए, रेस्ट कीजिए, ये सब विचार आए ना, ये सब कंट्रोल। अगर मान लो ऐसा हम नहीं करते, जबरी करते, जैसे कुछ लोग देखना मैकेनिक लोग दारू पी के करते हैं, बीड़ी सिगरेट सुरती गांजा अफीम खा के करते हैं, तो आप नहीं देखते कि वहां उनके शरीर में द्वंद हो जाता है और तब उनका शरीर क्षतिग्रस्त होने लगता है, और उम्र कम रहती है, लगता है ये बहुत उम्र के हो गए, यानी कि शरीर पर अब उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह 2-4 और बातों का ध्यान दीजिए। आप अपने हाथ में देखिए, मेरी ही तरह 5 उंगलियां होंगी, और बचपन में जब बच्चा थे तब भी ऐसा ही मॉडल था कि ये छोटी है, फिर इनमें ये सबसे बड़ी है, और आज हम लोग इतनी उम्र में हो गए, आप 16-17 साल 18 साल के हो गए, हमारी भी एज अब पहले वाली नहीं है, बदल चुकी है। तो इस सब के बावजूद भी हम लोग देखें तो आज भी वही प्रोपोर्शन चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि हम आपसे उम्र में बड़े हैं तो हमारी 5 उंगलियां इक्वलाइज हो गई हैं, ऐसा नहीं है।
ये वाला कान जितना बड़ा है उतना ये बड़ा है। शरीर का कोई हिस्सा ले लीजिए, सब एक रेशियो में है। ये नहीं हुआ कि कोई ज्यादा हो जाए कोई कम हो जाए। तो ये सारा काम कैसे हो पाया? न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम के जरिए हो पाया। अंडरस्टूड? इस सिस्टम ने हमको वैसा बनाया। क्लियर? और इस तरह शरीर में होने वाली सारी ग्रोथ को कंट्रोल में लेके गया। ये एक स्वस्थ शरीर में ऐसा ही सबके साथ होता है। लेकिन अब यहीं पर अगर शरीर में कोई एक ऐसी ग्रोथ हो जाए जिस पर कोई भी कंट्रोल ना रह जाए, तो बोलो अब उसे अनियंत्रित वृद्धि कहेंगे। तो उस अनियंत्रित वृद्धि की घटना का नाम है कैंसर। जैसे आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति को पीठ पर फूल जाता है, किसी को गाल पे इधर फूल गया, कोई सुरती उर्ती खाता हो तो इसके ही भीतर में गड्ढे बन गए। नहीं, अब ये बताओ तो, अब ये शरीर के अंदर होने वाला वो परिवर्तन है जो परिवर्तन कंट्रोल नहीं हो पाया है, अनकंट्रोल है। तो शरीर के अंदर किसी भी अंग में हुई इसी अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। यानी कैंसर भी एक प्रकार के शरीर के अंदर की अवस्था ही है। जब शरीर के अंदर, इसीलिए तुम्हें क्या कहा गया है कि 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट अपने शरीर पे काम करो। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई हो, जब तक सांस है तब तक आपको 15 से 30 मिनट स्वयं के ग्रोथ के लिए रखना है। यानी स्वयं के लिए पहले काम कर लो, शरीर ताकि कंट्रोल रेट में रहे, इम्यूनिटी काम करे। आप जब तक जियो, स्वस्थ होके जियो, किसी पर बोझ न बनो, किसी पर बोझ न बनो, ये हमें सोचना है। इसलिए हमारा दिमाग का तंत्र अच्छे से काम करे, इसलिए हमें आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन करना चाहिए। दिमाग अनियंत्रित न रहे, इसलिए जिसकी जो आदत अच्छी न लगे उसको दिमाग से कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए, ताकि आप संतुलन में रह सके। तो ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे शरीर के सभी सिस्टम कंट्रोल में चलेंगे और कोई भी प्रकार का कोई अनियंत्रित ग्रोथ नहीं होगा। और जब अनियंत्रित ग्रोथ नहीं होगा तो उस व्यक्ति को कैंसर नहीं। इसलिए कैंसर खाली मुंह और गाल और पीठ पे नहीं है, कैंसर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। देखेंगे बहुत से लोगों को ब्रेन में ट्यूमर बन जाता है, कुछ माताओं को देखना ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है, किसी को इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो ये अवस्था शरीर के किसी भी जगह हो सकती है। अंडरस्टूड? तो इसलिए इसका एकमात्र सबसे सरल डेफिनेशन यही है कि शरीर में होने वाले किसी भी अनियंत्रित वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं। आप समझ आ गए? आपको लिख दीजिए, मानव शरीर में, मानव शरीर में होने वाली मानव शरीर में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि को अनियंत्रित क्या बोलोगे? कैंसर कहते हैं। हो गया बेटा? भारतवर्ष में यह एक गंभीर बीमारी हो चुकी है।
शरीर में सेल वृद्धि यानी कि कोशिका वृद्धि, कोशिका वृद्धि समझते हैं ना, सेल ग्रोथ। विभेदन, विभेदन के बारे में भी आपको मैंने कई बार बताया है, अभी तो अभी प्लांट एनाटॉमी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बता रहे थे। तो विभेदन अत्यधिक नियंत्रित है, अत्यधिक नियंत्रित है। कैंसर सेल्स में कैंसर सेल्स में ये नियामक, नियामक मतलब जो कंट्रोल कर रहा है, गतिविधियां यदि टूट जाती हैं टूट, तब अब जब कंट्रोल करने वाला कहते हैं ना कि आप सुने होंगे कि घर का मुखिया और देश का राजा अगर चरित्रवान हो तो वहां विकास होना ही होना है। लेकिन जब मुखिया या घर का राजा ही या घर का मालिक ही दुष्चरित्र वाला हो जाए तो उस घर को बर्बाद होते देर नहीं लगती। वैसे ही शरीर के अंदर जब कंट्रोल करने वाली यूनिट ही खराब हो जाए तो शरीर में जगह जगह अनकंट्रोल रेट से सेलुलर डिवीजन शुरू हो जाएगा, तो हो जाएगा कैंसर। तो ऐसी स्थिति में सेल अनकंट्रोल रेट से डिवाइड होने लगती है। अनकंट्रोल्ड रेट से माने अनियंत्रित दर से विभाजित होने लगती हैं। ठीक है, और तब कोशिकाओं का एक भंडार खड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है? कोशिकाओं एक भंडार खड़ा हो जाता है, सही है ना? तो बोलो उसी को क्या कहते हो? ट्यूमर। मतलब वो कोशिका का पूरा भंडार हो गया तो क्या बोलेंगे? नहीं, फूल गया, ट्यूमर हो गया, उसी को ट्यूमर्स कहते हैं। क्या हुआ, बात समझ में आया? अब ये ट्यूमर हेडिंग दीजिए, ट्यूमर के प्रकार। पहले ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ट्यूमर किसे कहा समझ में आया? जब शरीर में जो अनकंट्रोल रेट से डेवलपमेंट हो रहा है तब उसका नियंत्रण नहीं रह गया, तब वहां पूरी अनियंत्रित कोशिकाओं का एक भंडार हो गया, उसे कहेंगे ट्यूमर। ट्यूमर अभी बोल रहे हैं, कैंसर तो पहले ही बता दिए। अब लिखिए काइंड्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर के प्रकार। दो प्रकार के हैं ट्यूमर, दो प्रकार के हैं। पहला बिनाइन ट्यूमर, BENIGN, बिनाइन ट्यूमर। हिंदी में कहते हैं सुदम
शूदम, कैंसर का हिंदी है अर्बुद, शूदम अर्बुद, हो गया। अंग्रेजी में कहेंगे बिनाइन ट्यूमर, और दूसरे को कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, दुर्दम अर्बुद, मैलिग्नेंट ट्यूमर, MALIGNANT, मैलिग्नेंट ट्यूमर। हाँ बेटा, हो गया। तो दो प्रकार के ट्यूमर हो गए, अब एक एक करके लीजिए बारी बारी से। देखिए, ये मैंने जो अभी दो पाया है वो कौन सा है, इसको थोड़ा समझा देता हूं तो लिख लीजिए। देखिए, एक को कहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक को कहे हैं बिनाइन ट्यूमर। देखिए, जो बिनाइन ट्यूमर है, अगर शरीर के किसी हिस्से में ये हो गया, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है और यहाँ हो गया, तो ये यहीं पर फैलेगा, तो ये बिनाइन ट्यूमर है। और जब वो यहाँ फैलने के बजाय शरीर के अन्य हिस्सों पर भी ये हमला शुरू कर दे और इसकी वजह से अन्य जगह पर भी ट्यूमर बनने लगे, तो अब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। मतलब बात समझ आ गई? तो दे दो पहला बिनाइन ट्यूमर। सामान्यतया अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है, दूसरे स्थानों पर नहीं फैलता। दूसरे स्थानों तक, समझ आ गया? तो इसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर, अरे हाँ, बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। अब दूसरा दीजिए मैलिग्नेंट ट्यूमर। अभी तो समझिए कि जहां ये फैलेगा वहां तो प्रभाव दिखाएगा ही, और शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाएगा। तो लिख लो, इसमें जिस स्थान पर ये प्रभावी है उसके अलावा उसके अलावा, ठीक बात है, उसके अलावा ये अन्य भागों पर भी अपने प्रभाव डालता है। अन्य भागों पर भी अपने प्रभाव डालता है, अर्थात वहां भी फैलेगा। तो इस प्रकार के कैंसर को इस प्रकार के ट्यूमर को दुर्दम अर्बुद यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। हाँ बेटा, क्लियर हो गया। अब दीजिए कैंसर कितने प्रकार का होता है।
तो हेडिंग दीजिए कैंसर की प्रकार। ओके, देखिए कैंसर कितने प्रकार का है, ये निर्धारण हम इस आधार पे करते हैं कि कैंसर जिस एरिया में अफेक्टेड है वहां उसने किस प्रकार के ऊतक को क्षतिग्रस्त किया है। आप तो जानते हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, अब टिश्यू प्रभावित होगा तो आर्गन प्रभावित होगा, तो जिस जगह पर उसने इन्फेक्शन किया है वहां किस टिश्यू को उसने डैमेज किया है, इस आधार पर हम कैंसर को क्लासिफाई करते हैं। तो पहले तो बेस बता दीजिए कि कैंसर का प्रकार इस आधार पर किया जाता है इस आधार पर किया जाता है कि उस इन्फेक्टेड क्षेत्र में उसने किस प्रकार की ऊतकों को क्षतिग्रस्त किया है, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द टिश्यूज आर इफेक्टेड। क्षतिग्रस्त किया है, इस आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है, बोलिए कौन कौन। पहला शार्कोमास, शार्कोमास SARCOMAS। दूसरा कार्निकोमास, दूसरा कार्सिनोमास, कार्सिनोमास CARCINOMAS, और तीसरा ल्यूकेमियास LEUKAEMIAS, ल्यूकेमियास, सार्कोमास, सार्सिनोमास और ल्यूकेमियास। हो गया 3। अब एक एक करके जल्दी जल्दी। पहला शार्कोमास, आप मानव के विकास में जब भ्रूण का परिवर्तन बता रहे थे तो बताए थे कि हमारे शरीर में जो हमारी भ्रूण की मेजोडर्म होती है वही हमारी हड्डी मसल आदि का निर्माण करती है, तो इसका इन्फेक्शन उसी में होगा। तो दीजिए यह मेजोडर्म से उत्पन्न ऊतक, मेजोडर्म से उत्पन्न ऊतक, अभी बताए कौन कौन ऊतक, हड्डी है, मसल है ना। उत्पन्न ऊतक जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं उपास्थि को, आप जानते होंगे। बोन्स यानी कि हड्डियां, टेंडन्स, टेंडन्स जानते हैं ना, जो दो हड्डियों को एक जोड़ पर एक दूसरे से लिगामेंट और टेंडन ही बांधे रखते हैं। जैसे ये देखिए मैं पकड़ के खींच रहा हूं तो यहाँ देखिए गड्ढा बन जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। ये वही टेंडन्स हैं जो जोड़ पर एक दूसरे को ग्रिप बनाते हैं। टेंडन्स, फैट एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू भी आप अच्छी तरह कई बार पढ़े हुए हैं। वशीय ऊतक कहते हैं, इसी में आपकी चर्बी जमा होती है जो भी आवश्यकता से ज्यादा बनती है, स्किन के निचले भाग में होती है, आदि को प्रभावित करता है।
आदि को लिम्फेटिक टिश्यू के कैंसर को लिम्फेटिक टिश्यू के कैंसर को लिम्फोमास और एडिपोज टिश्यू के कैंसर को लिपोमास और हड्डी के कैंसर को ऑस्टियोमास कहते हैं। ऑस्टियोमास कहते हैं। अब ठीक है बेटा, तो ये था पहला। अब इतना खत्म हो गया। अब अगले दिन में हम लोग वार्ता करेंगे दूसरे वाले पर, और इसमें आपको दिक्कत होगी तो फिर से बता देंगे। भाई चेयर बेटा उधर कर दीजिए।